नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 12 नवंबर 2024 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो टोटल 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का पीडीएस में रिफॉर्म्स से संबंधित, डीपीएस नहीं पीडीएस में रिफॉर्म से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल एक्सप्रेस का, वो आर्टिकल है RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये एग्रीमेंट इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए। 2019 में इंडिया ने मना कर दिया था, लेकिन अब इंडिया को अपना डिसीजन रिव्यू करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आर्टिकल प्रिजन्स में डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने से संबंधित है द हिंदू का। फिर सुहासनी हैदर का ये आर्टिकल है LAC एग्रीमेंट को लेकर सरकार को और ज़्यादा क्लैरिटी लानी चाहिए। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कोट देख लीजिए, मिल्टन फ्रीडमैन का कोट है। ये बोलते हैं फ्री मार्केट के अगेंस्ट में जो आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं ना, वो सब बेतुके हैं, और जो फ्री मार्केट का विरोध करते हैं इसका मतलब उनका ना फ्रीडम में बिलीफ ही नहीं है, फ्रीडम में विश्वास ही नहीं है। फ्री मार्केट में क्या होता है? फ्री मार्केट में देखो सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलता है। मतलब जिस चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ प्रोड्यूस की जाएगी किसी न किसी के द्वारा, और अपने हिसाब से अपने रेट पे बेची जाएगी। अगर मार्केट में दूसरे भी लोग हैं उस चीज़ को बेचने वाले, प्रोड्यूस करने वाले, तो जाहिर तौर पे पहले वाले को अपने रेट कम करने पड़ेंगे। मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है। तो ये जो डिबेट है ना, ये मार्केट वर्सेस स्टेट की डिबेट है। 1990-91 से पहले हमारे देश में जब LPG रिफॉर्म नहीं आए थे तो सोशलिज्म की राह पे देश चल रहा था। हर एक चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। और जब देखो सरकार का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है ना, तो अलग अलग एग्जाम्पल्स, अलग अलग केस स्टडीज़ ये बोलती हैं कि वहाँ पे सरकार का इंटरफेरेंस बढ़ने पे फिर इनोवेशन नहीं आता, क्योंकि सरकार कुछ करने ही नहीं देती। सरकार रोक देती है, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। फिर ऐसी सिचुएशन में ना कंपटीशन पैदा होता है, ना इनोवेशन आता है, कुछ नहीं होता। फ्री मार्केट ना हो तो क्वालिटी भी इंप्रूव नहीं होती। आप एग्जाम्पल लीजिए, पहले BSNL था तो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, आज नेट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन देखो फ्री मार्केट के अगेंस्ट भी पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं है। अगर सब कुछ मार्केट पे छोड़ दिया जाए तो मार्केट फेल हो सकती है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। और जैसे अभी अंबानी वगैरह ने जियो के रेट बहुत हाई कर दिए हैं, 2 ही कंपनी रह गई हैं, एयरटेल और जियो। अब बाकी वोडाफोन, आइडिया, ये BSNL है तो सही, लेकिन बहुत कम शेयर हैं और इतना काम नहीं है इनके पास में। तो इन्होंने रेट बढ़ा दिए, प्लान्स महंगे कर दिए। शुरू में सस्ते प्लान बेच रहे थे। तो ये क्या है? ये मोनोपोली जब हो जाती है ना, अभी तो मोनोपोली एग्जैक्टली है नहीं टेलीकॉम सेक्टर में, लेकिन बहुत कम ऑप्शंस हैं, तो फिर वो मनमाने ढंग से अपने प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। गरीब लोगों का एक्सप्लोटेशन होता है जब सब कुछ मार्केट में छोड़ दिया जाए, क्योंकि सरकार जो है वो गरीब लोगों को प्रोटेक्ट कर लेती है। जैसे इंडिया में कि आप ड्रग्स को इससे महंगे रेट पे नहीं बेच सकते, एक लिमिट सरकार के द्वारा लगा दी जाती है। तो कहने का मतलब है ये जो डिबेट है ना, मिल्टन फ्रीडमैन के कोर्ट पे जो मार्केट वर्सेस स्टेट की डिबेट है, देखो इसमें ना बैलेंस इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। ज़्यादा तो मार्केट पे छोड़ दिया जाए, लेकिन जो कुछ क्रिटिकल सेक्टर है ना उसमें सरकार जरूर इंटरफेयर करे। समझ गए? कुछ क्रिटिकल सेक्टर में, अदरवाइज ज़्यादा चीज़ें मार्केट में छोड़ी जा सकती हैं। देखो हिस्टोरिकल एविडेंस जो हमें मिलते हैं ना अभी तक, बाद में फ्यूचर में कुछ और हो जाए तो वो बात अलग है। जैसे कोल्ड वार के दौरान कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में एक लड़ाई चल रही थी कि कौन जीतेगा। USSR में कम्युनिज्म था, एग्जैक्ट कम्युनिज्म नहीं था जो मार्क्स ने बोला था, बट फिर भी सब कुछ सरकार कंट्रोल कर रही थी। और US में कैपिटलिज्म था, फ्री मार्केट बेस्ड सोसाइटी थी। तो आखिरकार देखो USSR का कचरा हो गया। कचरा मतलब 15 टुकड़ों में बट गया। मिलिट्री तो मजबूत रही USSR की, लेकिन इकोनॉमी उतनी डेवलप नहीं हो उसकी, जबकि USSR ने इकोनॉमिकली भी डेवलप किया और मिलिट्रीली भी डेवलप किया। चाइना ने भी ग्रो किया ना। चाइना ने इकोनॉमी में LPG रिफॉर्म चाइना लेके आया 1978 में, तब जाके वो ग्रो कर पाया। अदरवाइज सब कुछ चाइना कंट्रोल करता तो चाइना भी इतना ज़्यादा डेवलप ना हो पाता। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पीडीएस में यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में रिफॉर्म्स से संबंधित है। अपने सिलेबस में GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो 18 अक्टूबर को ना इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था जिसमें यह बोला गया था हमारे देश में फाइनेंशियल ईयर 2023 में ना
2,70,000 करोड़ की फूड सब्सिडी दी गई। 2023 की ये बात है। तो 18 अक्टूबर को जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था उसमें ये बोला गया था, इतनी ज़्यादा सब्सिडी अगर देखो इस्तेमाल हो एग्रीकल्चर के R&D में, स्किल में यूज हो, अगर इतना पैसा यूज किया जाए रूरल एरियाज में रोड्स बनाने के लिए, तो फिर देखो लोगों को ज़्यादा फायदा हो एज कंपेरिजन टू बहुत कम दाम में पीडीएस के थ्रू जो अनाज दिया जाता है, खाना दिया जाता है, फूड ग्रेन दिया जाता है। मतलब एक कहावत भी बोली गई, अगर देखो आप एक इंसान को ना मछली दोगे तो इसका मतलब आप उसे एक दिन का खाना दे रहे हो। अगर आप उसे मछली पकड़ना सिखाओगे तो इसका मतलब आप उसे पूरी जिंदगी के लिए खाना दे रहे हो। तो सरकार जो ये फूड सब्सिडी दे रही है ना, फूड सब्सिडी पे सरकार पैसा खर्च कर रही है, ये पैसा सरकार को ना थोड़े प्रोडक्टिव कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। फिर देखो 25 अक्टूबर को एक आर्टिकल लिखा मिलिंद मुरगाकर ने। इन्होंने बोला कि फूड सब्सिडी भी एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट ही है। गरीब लोगों को बाजार से फूड ग्रेन नहीं परचेज करना पड़ता और वो अपने पैसे का जो वो कमाते हैं वो और दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये भी एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। आज इस आर्टिकल में ना राइटर 3 इश्यूज को हाईलाइट करते हैं। पहला इशू देखो, हमारे देश में ना अभी पीडीएस के थ्रू 57% हाउस होल्ड्स को फूड ग्रेन दिया जा रहा है, बहुत कम प्राइसेस पे। जैसे 1 किलोग्राम 1 रुपए के हिसाब से पर किलोग्राम वीट, 2 रुपए के हिसाब से पर किलोग्राम राइस, ये फूड ग्रेन दिया जा रहा है पीडीएस के थ्रू हमारे देश के 57% हाउस होल्ड्स को। तो राइटर का ये मानना है, एक तरफ देखो सरकार ये बोलती है कि हमने पिछले 10 सालों में 249 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया है और वर्ल्ड बैंक का डेटा ये वेरीफाई भी करता है। दूसरी तरफ इतने ज़्यादा लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, मतलब बहुत कम दामों पे, ऑलमोस्ट फ्री, 57% हाउस होल्ड्स को। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, जितना फूड ग्रेन दिया जाता है ना बेनिफिशरीज को, स्कीम के अंदर जो बेनिफिशरीज हैं, 28% तो देखो बेनिफिशरीज तक पहुंच ही नहीं पाता, लीकेजेस हो जाती हैं। बेशक करप्शन पहले से कम हुआ है, लेकिन अभी भी 28% लीकेजेस तो होती ही हैं। तीसरा पॉइंट आप देखिए, 57% हाउस होल्ड्स को इतने कम दाम पे फूड ग्रेन देने के बावजूद ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा स्थान कितना नीचे आता है। मतलब प्रॉब्लम फ्री राइस एंड व्हीट की नहीं है, प्रॉब्लम है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की। हम न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हैं हमारे देश की जनता को। अब गरीबी से संबंधित डेटा देखें, वर्ल्ड बैंक 2022 का डेटा है। वर्ल्ड बैंक 2022 का डेटा कहता है इंडिया में 12.9% लोग ऐसे हैं जो एक दिन में $2.15 या फिर इससे कम पर जीवित रहते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट 2024 की ये कहती है 248 मिलियन लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं पिछले 9 सालों में। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पहले 29.17% था, जो अब घट के 11.28% रह गया है। ये फर्क आया है 2013-14 से लेकर 2022-23 के बीच में। तो बात वही है। तो जब गरीबी इतनी कम हो गई है तो फिर हम इतने ज़्यादा लोगों को फूड ग्रेन क्यों दे रहे हैं सब्सिडाइज्ड प्राइसेस पे? अगर आपको देना ही है ना तो नीचे 15% जो नीचे के सबसे गरीब लोग हैं ना उनको आप दे दीजिए, और बाकी जो हैं 15% गरीब को छोड़ के इनके ऊपर जो लोग आते हैं उनको थोड़ा एमएसपी के आधे रेट पे दे दीजिए। मतलब सरकार किसानों से जिस रेट पे प्रोक्योर करती है ना, कम से कम उसके आधे रेट पे उनको दे दीजिए। किनको? जो 15% गरीब से ऊपर आते हैं। लेकिन 57% हाउस होल्ड्स को सब्सिडाइज्ड फूड आप मत दीजिए, सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन आप मत दीजिए। राइटर बोलते हैं इवन 1997-98 में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये जो टारगेटेड पीडीएस लॉन्च किया था ना, उसमें भी यही प्रोविजन किया गया था कि एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले जो लोग हैं उनको तो बिल्कुल दीजिए 1 रुपए में 1 किलोग्राम वीट, ये सब। लेकिन एक्सट्रीम पॉवर्टी से ऊपर जो लोग हैं ना उनको एमएसपी से आधे रेट पे दीजिए, उनको बिल्कुल सब्सिडाइज मत दीजिए। ये देखो डेटा है कितना पीडीएस लीक हो जाता है कौन से राज्य में। अरुणाचल प्रदेश में 63.18%, नागालैंड में 60%, गुजरात में 43%। मतलब अरुणाचल प्रदेश में 100 किलोग्राम फूड ग्रेन
जो दिया जाना होता है ना पीडीएस के थ्रू, उसमें से 63 केजी तो पहुंच ही नहीं पाता, इतना तो खा जाते हैं बीच में, करप्शन हो जाता है इतना। इस चीज का पता देखो राइटर्स ने ना हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे का डेटा एनालाइज करके भी लगाया, भाई कितना कितना अनाज पीडीएस के थ्रू लीक हो जाता है। सरकार को पता है ये पीडीएस लीक होता है, और सरकार ने लीकेजेस कम भी की हैं। जैसे मैंने आपको बताया लीकेजेस अभी भी 28% है एवरेज पूरे देश में, और ये लीकेजेस पहले देखो 46% के आसपास थी। सरकार ने ना एक कमेटी गठित की थी, शांता कुमारन कमेटी। ये देखो शांता कुमार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2015 में दी, और इस कमेटी ने बोला था कि पीडीएस के थ्रू जो फूड ग्रेन दिया जाता है ना सब्सिडाइज रेट पे, इसमें से 46% का लॉस हो जाता है, लीकेजेस हो जाती है, करप्शन हो जाता है। लेकिन फिर सरकार ने ना इस प्रकार की पीओएस मशीन्स लगवाई कि जो बेनिफिशियरी है वो अनाज लेने जाएगा फेयर प्राइस शॉप पे, पीडीएस वाली जो शॉप होती है वहां पे जाएगा, तो उसे अपने आधार बायोमेट्रिक वेरीफाई करवाने पड़ेंगे ताकि पहचान हो जाए। अदरवाइज पहले तो क्या होता था, घोस्ट बेनिफिशरीज होते थे, मतलब ऐसे ही किसी के नाम पे फर्जी ढंग से बेनिफिशरी का कार्ड बनवा लिया और उसके नाम पे फिर अनाज लेते जा रहे हैं, उनको मार्केट में बेच देते हैं और पैसा कमा लेते हैं। ये पूरा सिंडिकेट चलता था। लेकिन इस प्रकार की पीओएस मशीन्स लगी तो कुछ तो देखो लीकेजेस कम हुई हैं, बट अभी भी 28% लीकेजेस हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की। देखो एक चीज ये किया जा सकता है, पीडीएस सिस्टम के अंदर जो फेयर प्राइस शॉप्स है ना, जहां पे ये पीडीएस के थ्रू ये फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट होता है, इनमें से कुछ फेयर प्राइस शॉप्स को ना न्यूट्रिशन हब में कन्वर्ट कर दिया जाए। न्यूट्रिशन हब मतलब वहां पे ना ये सब मिले, एग्स, पल्सेस, मिलेट्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, ये सब मिले थोड़े सस्ते रेट पे। सरकार सस्ते रेट पे ये सब अवेलेबल करवा दे बेनिफिशरीज को, तो इससे बहुत फायदा होगा। जिस न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं ना कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा स्थान कम है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की दिक्कत है, न्यूट्रिशन नहीं है बच्चों में, तभी तो इतने इतने बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं। ये देखो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 का डेटा ये कहता है 5 साल से कम वाले जो बच्चे हैं ना 35.5% स्टंटिंग का शिकार है। एज के हिसाब से उनकी हाइट नहीं बढ़ पाई। 19.3% वेस्टिंग का शिकार है, हाइट के हिसाब से उनका वेट नहीं है, और 32.1% अंडर वेट है। ये डेटा देखो इंपॉर्टेंट है, ये आप बहुत जगह यूज कर सकते हो। गरीबी के बारे में कुछ लिखना हो तो ये डेटा आप यूज कर सकते हो, माल न्यूट्रिशन के बारे में लिखना हो तो ये डेटा यूज कर सकते हो, फूड सिक्योरिटी के बारे में लिखना हो तो ये डेटा यूज कर सकते हो। तो ये डेटा तो रख लीजिए, एवरग्रीन डेटा है, ये काम आएगा ही आएगा ये वाला। हाँ, तो राइटर कह रहे हैं कुछ जो फेयर प्राइस शॉप्स है ना पीडीएस के थ्रू, उनको ना न्यूट्रिशनल हब में कन्वर्ट कर दिया जाए, वहां पे ये सब चीजें मिले। और अगर सरकार को लगता है कि हाँ लीकेजेस बहुत ज्यादा होंगी, ये बात सच भी है, लीकेजेस हैं भी, जैसा ही हमने इस आर्टिकल में डिस्कस किया, तो सरकार ना डिजिटल फूड कूपन सिस्टम स्टार्ट कर सकती है कि आप डिजिटल फूड कूपन डाउनलोड करो, उस कूपन को लेके जाओ इस शॉप पे और रिडीम करवाओ, और जो भी आप ये न्यूट्रिशन वाला एग, पल्सेस वगैरह लेना चाहते हो वो ले लो, इससे लीकेजेस और कम हो जाएंगी। तो लास्ट में समराइज करें राइटर ने क्या सजेशंस दिए। सबसे पहला सजेशन कि पीडीएस के थ्रू ना आप 57% हाउस होल्ड्स को सस्ता फूड ग्रेन मत दो, नीचे के जो सिर्फ 15% है ना उनको दो जो एक्सट्रीमली पुअर हैं, और इनसे ऊपर अगर कोई गरीब है लेना चाहता है तो फिर उसको एमएसपी के आधे रेट पे दो। जो सब्सिडी का पैसा सरकार बचाए उसे यूज किया जाए स्किल्स देने में, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाने में, एग्रीकल्चर सेक्टर की R&D में, इसके अलावा रूरल एरिया में रोड्स बनाने में। ये जो पैसा सरकार सब्सिडी से बचाएगी उसको वहां पे इस्तेमाल करेगी। फिर राइटर बोलते हैं लीकेजेस को और ज्यादा प्लग किया जाए, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर भी एक्सप्लोर किया जा सकता है अगर लीकेजेस को और ज्यादा कम करना है तो। फिर डिजिटल कूपन वाला सजेशन राइटर देते हैं कि ज्यादा न्यूट्रिशन फूड के लिए ना, मतलब बेनिफिशियरी जो है वो न्यूट्रिशन फूड हासिल कर सकें, इसके लिए सरकार डिजिटल कूपन दे सकती है, और कुछ फेयर प्राइस शॉप्स को न्यूट्रिशन हब में कन्वर्ट किया जाए। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया पीडीएस में रिफॉर्म्स से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को रिव्यू करने से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो।
फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। देखो RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसमें ना 10 देश तो आसियान के थे, इसके अलावा 6 और देश शामिल होने वाले थे इसमें। कौन से ये 6 देश? चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया। लेकिन ऐन मौके पे ना इंडिया ने अपने पैर पीछे खींच लिए थे, तो 15 देशों ने ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसका नाम है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था। 5 साल पहले की ये बात है, 2019 की। पॉइंट समझ गए ना? 16 देश नेगोशिएशन कर रहे थे काफ़ी समय से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए, लेकिन जब फाइनली साइन होने ही वाला था तो इंडिया ने मना कर दिया था। इंडिया ने बोला था कि भाई तुम ही साइन कर लो, हम नहीं कर रहे हैं। तो 16 के बजाय 15 देशों ने इसे साइन कर लिया था। बट अब हमारे देश में जो नीति आयोग के चेयरमैन है ना, CEO हैं BVR सुब्रमण्यम, इन्होंने बोला कि हमें देखो फिर से रिव्यू करना चाहिए, हमें ये RCEP जो एग्रीमेंट है वो साइन करना चाहिए। हमने गलती करी 2019 में ना साइन करके, लेकिन अब हमें करना चाहिए। देखो 2 एस्पेक्ट्स हैं इस आर्टिकल के। पहला तो एस्पेक्ट ये है, हमने क्यों नहीं ये एग्रीमेंट साइन किया था 2019 में, पहले वो मैं आर्गुमेंट्स आपको बताता हूँ। सबसे पहला आर्गुमेंट ये था, डोमेस्टिक रेसिस्टेंस था। डोमेस्टिक रेसिस्टेंस किससे था? जो देश की डोमेस्टिक डेयरी इंडस्ट्री या फिर इंडिया इंक, मतलब इंडिया की बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है ना, उनसे अपोजिशन था इस एग्रीमेंट को लेके। उनका डर ये था, अगर देखो ये एग्रीमेंट साइन हो गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसमें ये 16 देश होंगे, तो खास करके सबसे डोमिनेंट जो इकोनॉमी है ना चाइना, उसका सस्ता माल इंडिया में फ्लड कर जाएगा। तो इन इंडस्ट्रीज का कंसर्न आया कि भैया नहीं ज्वाइन करना चाहिए। सरकार ने इनकी बात मान ली। ये पहला आर्ग्यूमेंट है। अब बात करते हैं दूसरा आर्ग्यूमेंट। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये था, इंडिया ने पास्ट में ना आसियान के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। इंडिया को ना उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, नुकसान ज़्यादा हुआ। आसियान को ज़्यादा फायदा हुआ। आसियान के साथ में हमने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, तो एक डर इंडिया का ये भी था कि ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में आके बल्कि इंडिया को और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। सबसे मेन पॉइंट देखो चाइना वाला ही था। सरकार को ये लगा कि अभी जो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, ऑलरेडी काफ़ी वीक है चाइना के मुकाबले में, तो वो तैयार नहीं है चाइना का कंपटीशन फेस करने के लिए। और जैसे ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा, चाइना के सस्ते प्रोडक्ट हमारी मार्केट में फ्लड कर जाएंगे और हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो चाइना के प्रोडक्ट्स का सामना नहीं कर पाएगी और कोलैप्स कर जाएगी। तो इसके चलते सरकार ने मना किया। देखो ये जो गलवान वैली वाली घटना है ना, वो तो बाद में हुई, 2020 में हुई। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप वाला जो एग्रीमेंट था ये 2019 की बात थी, और तब सरकार ने जब इसे मना किया तब गलवान नहीं हुआ था, वो 1 साल बाद हुआ गलवान। तो ये हमने सारे आर्गुमेंट्स डिस्कस किए कि सरकार ने RCEP से अपने हाथ पैर की क्यों पीछे खींचे। अब बात करते हैं कि अब ऐसा क्या हो गया है, राइटर क्यों सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये एग्रीमेंट साइन कर लेना चाहिए। सबसे पहला आर्गुमेंट राइटर ये देते हैं, देखो जैसे ही कोविड की महामारी आई ना, और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं खास करके USA, उन्होंने चाइना +1 की अप्रोच अपनानी स्टार्ट की कि चाइना में तो हमारी फैक्ट्री है, लेकिन इसके साथ साथ सारे अंडे चाइना की टोकरी में नहीं रखने चाहिए, एक और देश में भी हमारी फैक्ट्री वगैरह होनी चाहिए। तो चाइना +1 अप्रोच USA समेत कुछ इनके एलाई कंट्रीज अपनाने लगे। तो इंडिया को ना ज़्यादा फायदा होता अगर RCEP का हिस्सा इंडिया होता। अभी देखो बहुत सारी कंपनीज ने ना अपनी दूसरी फैक्ट्री चाइना के बजाय वियतनाम में इस्टेब्लिश कर ली, इंडोनेशिया में इस्टेब्लिश कर ली, लेकिन इंडिया में नहीं की। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि यार वियतनाम इंडोनेशिया में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे और इनका तो चाइना के साथ में वैसे भी RCEP में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो हमें फायदा होगा। इंडिया RCEP का पार्ट था ही नहीं, तो हमने चाइना +1 अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। अभी भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं अगर इंडिया RCEP का हिस्सा हो। फिर दूसरा आर्टिकल आता है। दूसरे आर्टिकल में राइटर ये बोलते हैं, देखो इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया एक सेंट्रल रोल प्ले करना चाहता है, बट इतने इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट का इंडिया पार्ट ही नहीं है। कैसे इंडिया सेंट्रल रोल प्ले करेगा इंडो पैसिफिक रीजन में जब इंडिया इतने इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। फिर आता है तीसरा आर्ग्यूमेंट। तीसरा आर्ग्यूमेंट देखो ये है, आज के समय में वर्ल्ड वैसे भी प्रोटेक्शनिज्म की चुनौती फेस कर रहा है। हर एक देश
अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है। तो इस प्रकार का रीजनल ब्लॉक इंडिया साइन करता तो इंडिया को फायदा होता। बिल्कुल अकेला थकेला इंडिया चलेगा तो फिर तो देखो वही सिचुएशन हो जाएगी। आज़ादी के बाद भी तो इंडिया ने ऐसा ही किया था, लेकिन कितनी ग्रोथ आई आपने देख लिया। आज़ादी के बाद कितने सालों तक इंडिया ने डर डर के जिया, मतलब नहीं दूसरे देशों से इंपोर्ट नहीं करेंगे, दूसरे देशों के लिए मार्केट ओपन नहीं करेंगे। फाइनली एलपीजी रिफॉर्म आए हमारे देश में 1990-91 में, और असली जो ग्रोथ आई है वो 1990-91 के बाद ही तो आई है। और देखो एक चीज हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि प्रोटेक्शनिज्म यानी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाना हायर टैरिफ किस लगा के, मतलब दूसरे देशों से जो माल इंपोर्ट होता है ना उस पर ज्यादा टैक्स लगा के डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना, ये जो नीति है ना ज्यादा समय तक काम नहीं करती है। क्योंकि देखो अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कंपटीशन फेस होगा ना बाहर वालों के प्रोडक्ट से, तभी डोमेस्टिक इंडस्ट्री कुछ इनोवेशन ला पाएगी, तभी वो अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगी। अगर वो कंपटीशन फेस ही नहीं करेगी तो फिर तो देखो वो कभी बड़ा ही नहीं हो पाएगी, समझे। फिर देखो नीति आयोग के ना सीईओ ने एक बात ये भी बोली कि यार एक बात समझो आप, अभी ट्रंप राष्ट्रपति बन जाएंगे, शपथ नहीं ली, जीत गए हैं, तो ट्रंप तो देखो वैसे भी दूसरे देशों को मजबूर कर देते हैं कि भाई अब टैरिफ अपना कम करो और अपनी मार्केट को ओपन करो यूएस के प्रोडक्ट के लिए। तो वैसे भी इंडिया बहुत अपनी मार्केट को ओपन वैसे भी करने वाला है यूएस के दबाव में, या फिर कुछ काफी मजबूत एफटीए इंडिया साइन करने वाला है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंडिया को अपनी मार्केट को वैसे भी ओपन करना पड़ेगा, उससे अच्छा आरसीईपी के लिए भी ओपन कर दे इंडिया अपनी मार्केट, है ना। नीति आयोग के सीईओ के इस सुझाव के बाद में ना जो इंडस्ट्री वाली बॉडीज हैं जैसे फिकी वगैरह हैं, सीआईआई, फिकी, इन्होंने देखो अपनी इच्छा जाहिर की है कि हाँ जो डीप एफटीए इंडिया साइन करेगा अपनी मार्केट को ओपन करने के लिए हम तैयार हैं उसके लिए। बस एक चीज रहे, हमारे जो इंटरेस्ट है ना वो सेफगार्ड रहे और लेवल प्लेइंग फील्ड रहे। तो नीति आयोग के सीईओ कहते हैं जैसे देखो जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं या फिर फार्म गुड्स हैं, ऐसे गुड्स के लिए इंडिया को अब अपनी मार्केट ओपन करनी चाहिए। जब देखो ये छोटे छोटे हमारे पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड है आरसीईपी को ज्वाइन करने में, तो फिर इंडिया क्यों इतना ज़्यादा डर रहा है, समझ गए। लेकिन हाँ, दो कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी है आरसीईपी को ज्वाइन करने से पहले। सबसे पहले तो देखो एलएसी पर ना अभी इंडिया और चाइना के बीच में फोर्सेस का डिसएंगेजमेंट जरूर हुआ है, लेकिन डी एस्केलेशन अभी भी नहीं हुआ है। डी एस्केलेशन मतलब फोर्सेस बिल्कुल अपने बेस पे आ गई, अभी तो थोड़ा पीछे हट गई हैं। पहले मान लीजिए एलएसी थी, फोर्सेस बिल्कुल आमने सामने थी। डिसएंगेजमेंट का मतलब अब आमने सामने नहीं है, थोड़ा पीछे आ गई हैं, दूर हैं। लेकिन डी एस्केलेशन का मतलब होता है मान लीजिए बेस है दोनों देशों का, तो फोर्सेस बस अपने अपने बेस पे पहले की तरह लौट आई हैं, ये होता है डी एस्केलेशन। तो अभी देखो डी एस्केलेशन वगैरह होना जरूरी है। और दूसरी चीज़ ये, पहले जैसे कुछ हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वालों का कंसर्न आया था कि हम नहीं आरसीईपी ज्वाइन करना चाहते, तो उनसे बात किया जाए, कंसल्ट किया जाए, क्या पहले से सिचुएशन इंप्रूव हुई है या नहीं हुई है, क्या हुआ है पिछले 5 सालों में, मतलब अब तो आपने टेक्नोलॉजी वगैरह थोड़ी बहुत अपग्रेड करी होगी, तो उनसे थोड़ा कंसल्ट कर लेना चाहिए कि हाँ भाई हम अब आरसीईपी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, अब आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो बताओ। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया आरसीईपी से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल प्रिजन्स में डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से और इवन जीएस पेपर एथिक्स से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कई बार देखो हमें ना ये आर्गूमेंट्स देने होते हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आज के समय में काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है पहले के अपेक्षाकृत, पहले ज़्यादा होता था। लेकिन हमें कई बार फिर दूसरा व्यू भी प्रेजेंट करना पड़ता है कि आज भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है कई जगह पे। तब ये जो एग्जाम्पल है आज का, ये जो आर्टिकल है, इसको आप कोट कर सकते हो। मतलब जो केसेस बताए गए हैं, जो सिचुएशन बताई गई हैं, वो सब आप उस जगह पे कोट कर सकते हो, उस आंसर में कोट कर सकते हो। हुआ क्या, 3 अक्टूबर को ना सुप्रीम कोर्ट का सुकन्या सांता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 केस में ना एक वर्डिक्ट आया। हो क्या रहा था, जेल में ना प्रिजनर्स को क्लासिफाई किया जा रहा था कास्ट के आधार पे। जैसे कोई अंडर ट्रायल वाला है, प्रिजनर है, जेल के अंदर बंद है,
अगर वो डिप्रेस्ड क्लासेस से संबंध रखता है तो उसे काम दिया जा रहा था क्लीनिंग वाला। इसके अलावा अगर कोई सो कॉल्ड अपर कास्ट से संबंध रखता तो उसे कुकिंग वगैरह की जॉब दी जा रही थी जेल के अंदर। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि जेल प्रशासन को ये लगता था कि पर्टिकुलर कास्ट के जो लोग हैं, चाहे उनकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, चाहे उनके अंदर कैपेबिलिटी कुछ भी हो, उनके अंदर कोई भी स्किल हो, लेकिन अगर वो इस कास्ट से संबंध रखता है तो वो ज़्यादा अच्छा क्लीनिंग करेगा या फिर स्वीपिंग करेगा। आप सोच सकते हो आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी जेल प्रशासन ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था। भला वो सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर को अपने सुकन्या सांता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इसे बंद करवा दिया और बोला कि ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का साफ साफ उल्लंघन है, ऐसा आप कैसे कर सकते हो। तो आर्टिकल में बोला जाता है कि देखो इस प्रकार की जजमेंट्स ना पहले भी आई हैं, जैसे 1980 में प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटर केस में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस के उन रूल्स को ध्वस्त कर दिया था, मतलब स्ट्राइक डाउन कर दिया था। पंजाब पुलिस क्या कर रही थी, प्रिजनर्स को ना, कुछ प्रिजनर्स को बेटर क्लास में क्लासिफाई कर रही थी और कुछ प्रिजनर्स को ऑर्डिनरी क्लास में क्लासिफाई कर रही थी। जो बेटर क्लास में प्रिजनर्स आते उनको हथकड़ी वगैरह लाने की जरूरत नहीं थी, और जो ऑर्डिनरी क्लास में आते उनको हथकड़ी वगैरह लगाने की आवश्यकता थी। तो ये कंप्लीटली इरेशनल था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो किसी की इकोनॉमिक सिचुएशन या फिर सोशल सिचुएशन के हिसाब से आप जज नहीं कर सकते कि हाँ ये कैदी तो भागेगा, इसको हथकड़ी लगाने की जरूरत है, और ये कैदी नहीं भाग सकता, इसको हथकड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। ये कंप्लीटली इरेशनल था, कंप्लीटली इलॉजिकल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटर केस में इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया था। सिमिलर वर्डिक्ट बॉम्बे हाई कोर्ट का भी आया था, मिरांडा वर्सेस ये इनासियो मैनुअल मिरांडा वर्सेस स्टेट 1988 का वर्डिक्ट। इसमें क्या था, गोवा दमन एंड दीव प्रिजनर रूल्स में ना प्रिजनर्स को ना 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया जा रहा था, क्लास 1 प्रिजनर और क्लास 2 प्रिजनर। जो क्लास 1 प्रिजनर थे ना उनको 1 महीने में 4 लेटर लिखने की इजाज़त थी, और क्लास 2 के प्रिजनर को सिर्फ 1 महीने में 2 लेटर लिखने की इजाज़त थी। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला ये अनरीजनेबल है, डिस्क्रिमिनेटरी है, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबकी सेम है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बंद करवा दिया था। केस का नाम था मधुकर भगवान जामले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। देखो सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट वर्डिक्ट याद रखिए, ये दोनों तो सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए है, मतलब केस में हुआ क्या था, किस प्रकार से प्रिजनर से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो याद रखिए। केसेस के नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, केस का नाम सिर्फ यही याद रखिए जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट वर्डिक्ट आया है। ऐसे तो देखो एक और केस भी मेंशन है, लेकिन याद मत रखिए। यहाँ पे देखो बॉम्बे हाई कोर्ट, ये कलकत्ता हाई कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया था। जो माओइस्ट थे ना, माओइस्ट ये बोलते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट में जाके कि हमें ना पॉलिटिकल प्रिजनर ट्रीट किया जाए। ट्रायल कोर्ट ने तो मना कर दिया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट माओइस्ट चले गए कलकत्ता हाई कोर्ट में कि हमें पॉलिटिकल प्रिजनर माना जाए। और ऐसा माओइस्ट क्यों मांग कर रहे थे, क्योंकि देखो जो पॉलिटिकल प्रिजनर होते हैं ना उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे चेयर, टेबल, लाइट, आयरन कोट, मैट्रेस, पिलो, ब्लैंकेट, मिरर, कुकिंग करने का मौका मिलता है, बार्बर की सर्विस मिलती है, राइटिंग मटेरियल, न्यूज़पेपर, ये सब मिलता है, बुक्स वगैरह भी मिलती हैं। तो ना इसलिए माओइस्ट मांग कर रहे थे कि हमें पॉलिटिकल प्रिजनर माना जाए। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने ना कुछ इंटरनेशनल रूल्स देखे और बात बूत की, मतलब इधर उधर कंसल्ट किया, मान लिया कि हाँ भाई माओइस्ट जो है वो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं। लेकिन इसके साथ साथ ना कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये बोला कि भाई एक बात बताओ, ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, चेयर, टेबल, लाइट, आयरन कोट, मैट्रेस, पिलो, ब्लैंकेट, मिरर, ये तो सभी कैदियों को मिलनी चाहिए ना, सिर्फ पॉलिटिकल प्रिजनर को क्यों मिलनी चाहिए? ये तो कोई भी कैदी हो, हर एक इंसान को डिग्निटी के साथ में कम से कम सज़ा काटने का तो अधिकार होना चाहिए। ये चीज़ें प्रिविलेजेस में काउंट नहीं होती कि हाँ भाई न्यूज़पेपर है और बाकी चीज़ें, चेयर, टेबल, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, इनका एक्सेस सभी कैदियों को मिलना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को। तो देखो ये आर्टिकल में जो हमने प्रिजन्स में जिस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, तो फिर वो आप यूज कर सकते हो एग्जाम्पल्स देने में। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट जजमेंट के बाद में ना प्रिजन्स के अंदर
कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो शायद बंद हो जाए, लेकिन देखो और बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है प्रिजनर्स के साथ में। तो मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 को अमेंड करने की आवश्यकता है और मिनिमम डिग्निफाइड लाइफ कैदी जेल के अंदर बिता के ये सरकार को इंश्योर करने की आवश्यकता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो सुहासिनी हैदर का है, LAC एग्रीमेंट से संबंधित है। चाइना और इंडिया के बीच में LAC पर एग्रीमेंट साइन हो गया ना, अब 7 पॉइंट्स पे डिसएंगेजमेंट हो चुका है। 2 पॉइंट पे अभी रिसेंट में जो एग्रीमेंट हुआ देप्सांग और डेमचोक, वहाँ पे तो पेट्रोलिंग होगी और पेट्रोलिंग ऐसे होगी कि इंडिया की आर्मी देप्सांग और डेमचोक वाले जो डिस्प्यूटेबल पॉइंट्स थे वहाँ पे पेट्रोलिंग करने जाएंगे तो अपना शेड्यूल पहले से बताएंगे, और चाइना वाले आएंगे तो वो अपना शेड्यूल पहले से बताएंगे ताकि दोनों का आपस में टकराव ना हो बिल्कुल भी। और बाकी 5 पॉइंट्स पे पहले डिसएंगेजमेंट हो चुका था, वहाँ पे बफर जोन इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो सुहासिनी हैदर ना इस आर्टिकल में ये बोलती हैं, देखो बहुत सारी डिटेल्स ना अभी आना बाकी है। जैसे सबसे बड़ी बात, ऐसी खबरें आ रही हैं कि अरुणाचल प्रदेश में ना यांगसे, जहाँ पर ना 2022 में PLA ने ना पीपल लिबरेशन आर्मी ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, अब उनको वहाँ पे पेट्रोलिंग का एक्सेस मिल गया है। इसके अलावा पेट्रोलिंग अरेंजमेंट एग्जैक्टली क्या है, उसके बारे में कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं दोनों देशों की जो पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं, पूरी डिटेल अभी तक रिलीज़ हुई नहीं है और काफ़ी क्लैरिटी नहीं है इस पूरे इशू पे। और उसके बाद में 2013 में जो एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, अब क्या उसको अपडेट किया जाएगा या फिर अपडेट नहीं किया जाएगा, अब इस पे भी एक बहुत बड़ा डाउट है। ये देखो बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो 2013 में साइन हुआ था, क्या ये अपडेट होगा? पास्ट में जो बॉर्डर पे एग्रीमेंट इंडिया चाइना के बीच में साइन हुए थे, क्या वो अपडेट होंगे रिसेंट डिसएंगेजमेंट के बाद में? तो ऐसे ऐसे देखो बहुत सारे डाउट्स हैं। चलो देखो ये डाउट्स तो वैसे कायदे से सरकार को इन पे क्लैरिटी लानी चाहिए, लेकिन सरकार क्लैरिटी लाती नहीं है क्योंकि सरकार बोलती है नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। लेकिन राइटर बोलती है हमें ना ये बात जरूर सोचनी चाहिए कि आखिरकार चाइनीज आए क्यों, मतलब 2020 में चाइनीज LAC को क्रॉस करके आगे क्यों आए। तो इस बारे में देखो 4 थ्योरीज दी जाती हैं। पहली थ्योरी क्या है? पहली थ्योरी ये है 2014 में ना चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ये बोला था, हर एक टेरिटरी जो चाइना से बिलोंग करती है उसके हर एक इंच को हम कंट्रोल करेंगे। तो इसी स्टेटमेंट पे काम करते हुए चाइनीज मिलिट्री का ये एग्रेसिव मूव देखने को मिला, और ना सिर्फ इंडिया में देखने को मिला, मतलब इंडिया चाइना LAC पर देखने को मिला, बल्कि और बहुत सारी रीजन्स में, जैसे साउथ चाइना सी में मैरीटाइम शोल्स हैं, इसके अलावा भूटान बॉर्डर पे डोकलाम है, और भी मतलब जहाँ जहाँ पे चाइना के डिस्प्यूट है ना वहाँ पे उन्होंने कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की कोशिश की 2020 में। एक थ्योरी ये बोलती है इस वजह से वो आगे आए। फिर दूसरी थ्योरी ये कहती है इंडिया ना USA के करीब काफ़ी ज़्यादा जा रहा था क्वाड वगैरह में, तो चाइना ने ना इंडिया को ये याद दिलाने की कोशिश की 3500 किलोमीटर लंबा आपका बॉर्डर हमारे साथ लगता है, आप सोच लीजिए USA के साथ जाओगे तो कल को ये बॉर्डर आप बचा नहीं पाओगे। तो ये धमकी है चाइना की। दूसरी थ्योरी ये बोलती है। तीसरी थ्योरी ये बोलती है कि देखो दौलत बेग ओल्दी यहाँ पे और कुछ दूसरे बॉर्डर एरियाज में इंडिया ने ना इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप कर लिया, तो चाइना ना हमें डराना चाहते थे कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करोगे तो हम इसे सहन नहीं करेंगे, इसलिए वो आगे आ गए। तो ये तो देखो बैकफायर कर गया अगर चाइना की ये मनसा थी इंडिया को डराना, क्योंकि इंडिया ने तो बल्कि बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा तेज़ी से इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया है पहले के अपेक्षाकृत। सबसे रियलिस्टिक ना चौथी थ्योरी है। सबसे रियलिस्टिक चौथी थ्योरी ये कहती है, जब देखो हमने जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल स्टेटस रिवोक किया ना, और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया, और बाद में होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी थी कि अक्साई चीन को हम चाइनीज़ ऑक्यूपेशन से वापस ले लेंगे। तो इसके बाद क्योंकि उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दी थी उसके बाद बर्फ़ वगैरह जमनी स्टार्ट हो गई सर्दियों में। जैसे ही बर्फ़ पिघली ना अगले साल अप्रैल मई में वो LAC पर आगे आ गए। लद्दाख का भी स्पेशल स्टेटस चेंज हुआ था। लद्दाख को चाइना अपनी टेरिटरी मानता है, तो वो वार्निंग देना चाहता था कि देखो अगर आप
और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे बॉर्डर इशू तो फिर देखो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हालांकि इंडिया ने बाद में जवाब दिया था, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोला था, ये देखो जो टेरिटरी है इंडिया की है, इंडिया के अंदर है, इंडिया इंटरनली अपनी टेरिटरी के अंदर चेंज कर रहा है, तो आपका इससे क्या लेना देना। बाद में 1 महीने बाद चाइना के राष्ट्रपति तमिलनाडु में ममल्लापुरम में आए थे समिट अटेंड करने के लिए। उस समय देखो नवंबर 2019 में ना इंडिया ने अपने नए मैप रिलीज किए थे, तो वो भी शायद चाइना के एक्शन का रीजन बने कि चाइना फिर जैसे ही उनको वक्त मिला 2024 में बर्फ वगैरह पिघली, वो LAC क्रॉस करके आगे आए। राइटर का पॉइंट देखो ये है कि ना चाइना से संदर्भ में ना जो फॉरेन पॉलिसी है ना, चाइना के संदर्भ में हमारी फॉरेन पॉलिसी है, उसको लेके ज़्यादा क्लैरिटी आनी चाहिए, पार्लियामेंट में डिबेट्स होनी चाहिए, मतलब सरकार का रुख पे डिबेट्स होनी चाहिए। देखो चाइना बहुत ज़्यादा सीक्रेसी रखता है, वहाँ पे तो 1 पार्टी रूल है, अथॉरिटेरियन रेजीम है, बट हमारे देश में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी से फ़ायदा होता है। जब चाइना के संदर्भ में पॉलिसी पार्लियामेंट में डिस्कस होगी तो अलग अलग व्यू निकल के आएगा और शायद फॉरेन पॉलिसी उससे बेहतर हो सकती है। तो डेमोक्रेसी की यही तो ब्यूटी है। तो सरकार इन इश्यूज़ पे ना ज़्यादा क्लैरिटी लेके आए। तो ये पूरा आर्टिकल है सुहासिनी हैदर का। अब लास्ट में समरी देख लीजिए जल्दी से। PDS वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमने ये डिस्कस किया, राइटर ना 3 पॉइंट्स बोलते हैं। राइटर बोलती हैं कि देखो इतना ज़्यादा फूड सब्सिडी सरकार देती है, उसमें से कुछ पैसा एग्रीकल्चर में R&D के लिए इस्तेमाल हो सकता है, स्किलिंग के लिए और रूरल एरिया में रोड बनाने के लिए। अपने आर्गूमेंट्स में राइटर ये बोलती हैं अभी ना 28% लीकेजेस होता है, 57% हाउस होल्ड्स फूड ग्रेन हासिल कर रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है जब सरकार बोल रही है हमने 248 लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। वर्ल्ड बैंक का डेटा भी यही कहता है, नीति आयोग का मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स वाला डेटा भी यही बोलता है। तो अगर आपको फ्री फूड ग्रेन देना ही है ना सब्सिडाइज रेट पे, तो सिर्फ एक्सट्रीमली पुअर 15% लोगों को दीजिए और उससे ऊपर कोई लेना चाहता है तो फिर हाफ MSP पे दीजिए, MSP के आधे रेट पे दीजिए। फिर लीकेजेस वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि सरकार ने ना लीकेजेस कम किए हैं, 46% से सरकार लीकेजेस को 28% तक लेके आ गई है POS मशीन्स की सहायता से, बट अभी भी लीकेजेस काफ़ी हैं। तो राइटर फिर सजेशन देते हैं कि प्रॉब्लम देखो हंगर की भी है, क्यों न्यूट्रिशन नहीं है। तो राइटर 3 सजेशन अपनी तरफ से देते हैं। एक तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र कर दो, एक कुछ FPS को फेयर प्राइस सोप्स को न्यूट्रिशन हब में तब्दील कर दो जिसमें एग्स, पल्सेस, मिलेट्स ये सब मिले, और कुछ सब्सिडी का पैसा आप क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट एग्रीकल्चर को रिजिलियंट बनाने के लिए यूज़ करो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। फिर RCP वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि RCP इंडिया ने 2019 में मना कर दिया था, बट अब नीति आयोग के CEO बोलते हैं कि साइन करना चाहिए, फिर से रिव्यू करना चाहिए। पहले क्यों हमने मना किया था? पहले देखो मना इसलिए किया था क्योंकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ ने मना कर दिया था, हम तैयार नहीं हैं, और आसियान के साथ इंडिया ने पहले किया था। इंडिया का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा, इंडिया को फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हुआ। लेकिन अब इसलिए बोला जा रहा है कि China +1 अपॉर्चुनिटी को इंडिया यूज़ कर सकता है। वैसे भी डीप FTA साइन होने वाले हैं, ट्रंप आ गए हैं, वो ज़्यादा प्रेशर वैसे भी लगाएंगे अब मार्केट इंडिया को ओपन करने के लिए, और कंपटीशन होगा तो देश की इंडस्ट्री इवोल्व होगी। तो ये सारे आर्गूमेंट्स हमने डिस्कस किए कि अब ओपन कर देना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट कि ये जो छोटे छोटे देश हैं हमारे पड़ोसी, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान नहीं, नेपाल, ये देश साइन करना चाहते हैं, तो फिर इंडिया को भी डरना नहीं चाहिए। फिर ये सुहासिनी हैदर वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था जिसमें तो मेन पॉइंट्स यही थे कि 2013 के एग्रीमेंट का क्या होगा, डिसएंगेजमेंट के बाद में क्या वो अपडेट होगा नहीं होगा, सरकार ने क्लैरिटी नहीं दी है। चाइनीज़ क्यों आगे आए? 4 थ्योरीज दी जा रही हैं। एक तो थ्योरी है कि चाइना के राष्ट्रपति ने जो बोला था हम अपनी टेरिटरी का हर एक इंच कंट्रोल करेंगे इसलिए। दूसरा, इंडिया US के करीब ज़्यादा जा रहा है, वो चेतावनी देना चाहते थे। तीसरा, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था तो इसलिए इंडिया को धमकाने के लिए। चौथा, जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और इंडिया ने अपना मैप इशू किया इसके अगेंस्ट। तो चौथी थ्योरी सबसे सही लग रही है। कुल मिला के राइटर यही बोलना चाहती थी कि क्लैरिटी सरकार को लानी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ पे डिस्कशन होनी चाहिए।